नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में मैंने सीजीपीएससी द्वारा वर्ष 2016 में आईटीआई प्राचार्य भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने शामिल किया है। यहाँ जितने भी प्रश्न मैं लिया हूँ सब जो है रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपके जो भी कलचुरी वंश के शासक थे उनका नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके समय में घटित घटनाएं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम, तो इनके समय में कौन सी घटना घटित हुई थी, तो सीधे हम लोग देख लेते हैं। जो पृथ्वीदेव प्रथम है उनका संबंध है आपके सकल कौशलाधिपति, ये उपाधि है। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने इस उपाधि को धारण किया था। तो यहाँ हम लोग एक लगा देते हैं, मतलब सबसे पहले आपका सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, इस तरफ लिख लेते हैं, सी होगा सबसे पहले। उसके बाद है जाजल्लदेव प्रथम। जाजल्लदेव प्रथम, तो जाजल्लदेव प्रथम इसके समय की जो घटना है वो है नागवंशी राजा सोमेश्वर को हराया था। इसने नागवंशी राजा सोमेश्वर को हराया था, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बोल रहा है तीसरा जाजल्लदेव द्वितीय। जाजल्लदेव द्वितीय, इसके समय की जो घटना है त्रिपुरी के कलचुरी राजा के आक्रमण का विफल किया, मतलब कि जाजल्लदेव द्वितीय के समय में जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे उसने आक्रमण किया, जिसको कि जाजल्लदेव द्वितीय ने विफल कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, सी बी डी। और आखिरी वाले का ए ही होगा, चौथा का। देखते हैं चौथा का। तो पृथ्वीदेव द्वितीय इसके समय में हुआ था, इसके जो सेनापति थे या सामंत जिसका नाम था जगतपाल देव, इसने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सी बी डी ए हमारे ऑप्शन में है या नहीं। सी बी डी ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी बी डी ए। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। इनमें से ये वाला जो है ना सेनापति जगतपाल, तो सेनापति जगतपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नल वंश के शासक विलास तुंग ने। तो ये आप लोग कूट का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगला है निम्न कथन को पढ़िए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कथन को। पहला कथन बोल रहा है मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। बिल्कुल सही है, ये मेजर एगेन्यू जो कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो उन्होंने ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। अगला बोल रहा है एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जो एगेन्यू था इसने क्या कहते हैं जो परगना थे 27 परगने, जो विट्ठल राव दिनकर द्वारा परगना पद्धति की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में, टोटल कितने परगने बनाए गए थे, 27। तो एगेन्यू ने क्या किया, इन 27 परगनों को पुनर्गठित करके 8 परगने बना दिए थे। तो इसने काफ़ी सारे प्रशासनिक ढांचे में पुनर्गठन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है एगेन्यू ने पंचायत व्यवस्था को स्थापित किया। तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था एगेन्यू द्वारा नहीं की गई थी, ध्यान रखेंगे, इस तरह की कोई भी व्यवस्था एगेन्यू ने नहीं की थी, पंचायत व्यवस्था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेजों ने शासन किया था, जिस समय ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया जाता था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, तो 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1854 के पश्चात स्थापित ताहूतदारियां कौन सी है। थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न कठिन लग रहा होगा अभी तक, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जो आईटीआई का जो पेपर हुआ था उसमें शुरुआत के जो क्वेश्चन थे काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर आगे जो है थोड़े सरल होते जाते हैं। तो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ताहूतदारियाँ, ये होती क्या थी। तो ये जो ताहूतदारी व्यवस्था है इसकी शुरुआत की थी मिस्टर सैंडिस ने। सैंडिस भी
एगन्यू के समान छत्तीसगढ़ में नियुक्त एक ब्रिटिश अधीक्षक था। तो इसके समय में ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत में तो लोरमी और तरेंगा को ताहूत बनाया गया था सैंडिस के समय में, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि 1854 के पश्चात स्थापित ताहूतदारियां कौन सी है। तो यहां से जो लोरमी है ये तो सैंडिस के समय स्थापित हुई थी, तो ये आपका नहीं हो सकता है। और ये जो 1854 दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, मतलब कि 1854 ही क्यों पूछा गया है, 1855 क्यों नहीं पूछा, 1856 क्यों नहीं पूछा। तो देखो ये जो तिथि है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1854 वह वर्ष है जिस वर्ष में हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन हुआ था। ध्यान रखेंगे, देखो क्या था कि 1854 में पूरा का पूरा जो नागपुर राज्य है उसको तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी अपनी हड़प नीति के तहत हड़प लेता है। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ भी नागपुर का ही हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ भी नागपुर के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, तो ये हम बोल सकते हैं। तो 1854 बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो जब छत्तीसगढ़ 1854 में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया तो उसके बाद कौन कौन सी ताहूतदारियां स्थापित की गई ये आप लोगों को बताना है। तो लोरमी ये तो सैंडिस के समय स्थापित हुई थी। मैंने बताया कि 1818 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होते थे। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जबान फिसल गया। तो सिहावा, खल्लारी और संजारी ये तीनों जो है 1854 के पश्चात स्थापित हुई ताहूतदारियां हैं। तो आपका 1, 3, 4 आंसर होगा। तो 1, 3, 4 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम महाविद्यालय था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में। कब हुई थी, 1938 में। हालांकि इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज था, राजकुमार कॉलेज रायपुर में, लेकिन वो जो है मध्य भारत के राजकुमारों के लिए था, न कि यहाँ की आम जनता के लिए। यहाँ के जो लोग थे वो या तो नागपुर पढ़ने जाते थे, जबलपुर पढ़ने जाते थे, या फिर सीधा बनारस, इलाहाबाद इस तरफ पढ़ने को जाते थे। हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं था। तो पहला महाविद्यालय सन 1948 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। तो देखो क्वेश्चन जो है बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है एकदम घुमा फिरा करके थोड़ा सा क्या कहते हैं कठिन बनाने की कोशिश की गई है। ये जो है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार मतलब कि मध्य प्रांत एवं बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में अधिवेशन आयोजित होता है, प्रांतीय अधिवेशन। और इसी में जो है नरम और गरम दल वाले जो विचारधारा के लोग होते हैं उनके बीच फूट के लक्षण दिखाई देते हैं छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है कि ये कौन से क्रम का अधिवेशन था। तो ये जो है तीसरे नंबर का अधिवेशन था, तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1907 में हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में पॉलिटिकल एसोसिएशन का तीसरा अधिवेशन हुआ था, और इसी में जो है नरम दल गरम दल के बीच फूट के लक्षण दिखाई दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंग ताम्रपत्र जो कि राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो देखो जो आरंग ताम्रपत्र है, आरंग को मंदिरों की नगरी बोला जाता है, और ये जो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश है इसको छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश का दर्जा दिया गया है। तो इसकी जानकारी का केवल और केवल एकमात्र स्रोत है आरंग ताम्रपत्र। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि राजर्षि तुल्यकुल्य वंश का जानकारी का स्रोत क्या है, तो आरंग ताम्रपत्र। इसी आरंग ताम्रपत्र से ही इस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है और कहीं दूसरे स्रोत से नहीं मिलती है। तो एकमात्र स्रोत है, तो यह आरंग ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है भीमसेन द्वितीय नामक शासक द्वारा जारी किया गया था। और इस आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के जो पूर्वज थे, उसके पहले के जो शासक थे, उनके नामों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी भी शासक के विषय में कोई अन्य जानकारी नहीं मिलती है सिवाय उनके नाम की। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भीमसेन द्वितीय इसने इस आरंग ताम्रपत्र को जारी किया था।
जो कि राजर्षि तुल्य कुल्य वंश का जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ सन दिया हुआ है और दूसरी तरफ मराठा शासकों के नाम। तो देख लेते हैं, पहला बोल रहा है 1758 से 1787। तो देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है लगभग 1741 में मराठों के अधीन हो गया था, लेकिन 1741 से 1757-58 तक हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन था। यहाँ के जो शासक थे उनको शासन करने दिया गया मराठों के नियंत्रण में, लेकिन 1857-58 के पश्चात जो कलचुरी वंश है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और छत्तीसगढ़ का पूरा प्रशासन मराठे सीधे अपने हाथों में ले लेते हैं। तो 1758 से 87 के बीच पहले मराठा शासक छत्तीसगढ़ में आए, तो वो कौन थे? तो बिंबाजी भोसले। कौन थे? बिंबाजी भोसले। तो इनका जो कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में कब से कब तक था? तो 1758 से 1787 तक था। ध्यान रखेंगे 1787 में इनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बी। उसके बाद दूसरा दिया है 1787 से 1788। देखो बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनकर आते हैं वो थे चिमणाजी भोसले। चिमणाजी भोसले, सीधा ऐसा मिलाते चले क्या? चिमणाजी भोसले, मतलब कि आपका दूसरा डी हो जाएगा। उसके बाद 1788 से 1711। 1788 से 1711 कौन थे? तो अप्पा साहब, एक मिनट, हाँ अप्पा साहब भोसले नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, ये आपके हो जाएंगे ब्योंको जी भोसले। कौन थे? ब्योंको जी भोसले। ब्योंको जी भोसले, इन्हीं के समय में सूबा शासन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1818 से 1818 के बीच अप्पा साहब भोसले, मतलब कि सी। तो BDAC आपका आंसर हो जाएगा। BDAC देख लेते हैं कहां पर है BDAC। BDAC ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति पारंपरिक गीतकार है? तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है जनजातीय बाहुल्य राज्य है, तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति पारंपरिक गीतकार है, मतलब कि उसका जो गीत गाना उसकी परंपरा है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग गीतकार होते हैं। तो कौन सी जनजाति है जो कि गीतकार है? तो देखिए यहाँ पर जो देवार हैं, बसदेवा हैं, उसके बाद पंवारा, प्रधान, ये सब जो हैं पारंपरिक रूप से गीत गाने का काम करते हैं। लेकिन जो राउत हैं, राउत जिनमें राउत नाच प्रचलित है, ये लोग जो है इनका जो कार्य है ये गौ सेवा से ये लोग जुड़े हुए हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, गौ पालक इनको बोला जाता है। ये पारंपरिक रूप से गीत वगैरह नहीं गाते, वैसे गीत गाते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन एक होता है ना कि जिनका पारंपरिक पेशा ही हो। तो ये जो 4 जनजातियां हैं इनका पारंपरिक कार्य गीत गाना है, लेकिन राउत का इस तरह का कोई भी काम नहीं है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4 5 आपका आंसर होगा। 1 2 4 5 कहाँ गया? ये आपका आंसर होगा डी, द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने विकास खंड हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने विकास खंड हैं? तो 146 विकास खंड हैं। 146 कितने विकास खंड हैं? 146 विकास खंड हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं अपने यहाँ अगर हम लोग आदिवासी विकास खंड की बात करें, जनजातीय विकास खंड, तो उसकी संख्या है 85। कितने विकास खंड हैं? 85 विकास खंड हैं। आदिवासी विकास खंड 85 और जो विकास खंड है टोटल 146। टोटल 146 विकास खंड और उस 146 विकास खंड में से 85 आदिवासी विकास खंड हैं। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, जो विकास खंड है ना, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था उस समय भी 146 विकास खंड ही थे। अभी तक इसमें जो है किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, लेकिन राज्य गठन के समय में जो तहसील थे उनकी संख्या 96 थी, जो कि बाद में बढ़कर के 149 हो गई और अभी फिर से तहसीलों का क्या कहते हैं विस्तार किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है। अभी मतलब कि शुरू में 96 थे, फिर 149, अभी और बढ़ गए हैं। बताइए कमेंट करके आप लोग। और विकास खंडों की संख्या 146 है और आदिवासी विकास खंड 85। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन, मैंने थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? होम रूल आंदोलन, ये देख रहे थे ना। तो होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो होम रूल आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के
किन नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये आप लोगों को बताना है। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ये शामिल थे, ई राघवेंद्र राव भी शामिल थे, रामगोपाल दुबे जी भी शामिल थे, लेकिन जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं ये इसमें घनश्याम सिंह गुप्त जी शामिल थे, ये रामगोपाल दुबे जी शामिल नहीं थे। तो 1, 2, 3 यहाँ पर शामिल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ये कहाँ गया, ये वाला आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो ये क्वेश्चन ना वही ITI प्राचार्य उसी में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है, मैंने इसको खोज के देखा लेकिन ज़्यादा मैं सर्च नहीं किया। तो देखिए आंसर लिया है पश्चिम से पूर्व, मतलब कि इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये आंसर लिया हुआ है मैकल पर्वत श्रेणी का। देखो जो मैकल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो कुछ नदियां जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना, इसके अलावा जो उस तरफ वेनगंगा जो प्रवाहित होती है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है उसमें भी मिलती है, तो उस तरफ ये नदियां प्रवाहित होती है। तो ढाल जो है इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये आंसर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नया शिक्षा जिला किस स्थान को बनाया गया है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा जिला किस स्थान को बनाया गया है? देखिए अभी ना हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 28 शिक्षा जिला है। टोटल कितने शिक्षा जिला है? 28 शिक्षा जिला है। और जो शिक्षा जिला होगा वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा, मतलब कि वहां पर एक जिला शिक्षा अधिकारी बैठेगा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। टोटल कितने हैं ये, मतलब कि टोटल कितने शिक्षा जिला है, मतलब कितने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं? तो 28। और अभी हमारे यहाँ कितने जिले हैं? 28। लेकिन जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वहाँ पर शिक्षा जिला अधिकारी कार्यालय अभी स्थापित नहीं हुआ है। तो ये जो 28 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है ये 27 जिलों में है। जो जांजगीर चांपा का जो शक्ति है ना, उसको 28वां शिक्षा जिला बनाया गया है, मतलब कि यहाँ पर भी एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा जहाँ पर अलग से जिला शिक्षा अधिकारी बैठेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शक्ति 28वां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किया गया है, मतलब कि 28वां शिक्षा जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग लगभग भी देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1.35 लाख होना चाहिए, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, राज्य के गठन के बाद गठित प्रथम संभाग दुर्ग था। देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बना कब बना? तो सन 2000 में। और सन 2000 के पश्चात कितने राज्य हमारे यहाँ, कितने संभाग बने हैं? तो 2 संभागों का गठन हुआ है। 2000 में जब राज्य गठित हुआ उस समय पे 3 संभाग थे। सबसे पुराना रायपुर संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग, उसके बाद बना था बस्तर संभाग। और राज्य गठन के पश्चात 2008 में बनता है सरगुजा संभाग और 2013 में दुर्ग संभाग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राज्य के गठन के बाद गठित प्रथम संभाग दुर्ग है, तो ये आपका गलत है। राज्य गठन के पश्चात जो पहला संभाग गठित हुआ था वो कौन था? तो आपका सरगुजा, सरगुजा था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। दुर्ग जो है 2013 में बना है। तीसरा बोल रहा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपका तीसरा वाला सही है। तो देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। कथन, कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल एक ही सही है ना, केवल एक ही सही है। तो यहाँ पर तो केवल एक ऑप्शन में ही नहीं है, शायद मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं डाला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित किया जाता है छात्र छात्राओं को। किन छात्र छात्राओं को? तो स्कूली छात्र छात्राओं को। तो यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। केवल अनुसूचित क्षेत्र के हितग्राहियों को, केवल अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य जो आदिवासी वाले जो क्षेत्र है ना, वहीं के स्कूली छात्र छात्राओं को दिया जाता है। ये तो लगभग सभी बच्चों को दिया जाता है ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, वहां के बच्चों को भी तो मिलता है, तो ये आपका गलत होगा। अगला बोल रहा है, केवल राज्य के अजजा एवं
अजा छात्र छात्राओं को। अजा मतलब अनुसूचित जनजाति, अजा मतलब अनुसूचित जाति नहीं, ये भी गलत है क्योंकि भाई यहाँ तो ओबीसी और एसटी वालों को भी तो मिलता है ना। अगला बोल रहा है कक्षा 1 से 10 तक के राज्य के सभी छात्रों को, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा कि कक्षा 1 मतलब कि पहली से लेकर के 10वीं तक के राज्य के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जाता है। अगला क्या बोल रहा है 1 से 8 तक, 8वीं तक नहीं, 10वीं तक दिया जाता है। तो पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को, चाहे वो छात्र हो अथवा छात्रा हो, वो किसी भी वर्ग का हो, मतलब कि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी आय कुछ भी हो, मतलब वो बीपीएल श्रेणी में आता हो या एपीएल श्रेणी में आता हो, कोई भी हो, उसको अगर वो 10वीं तक का छात्र है तो उसको सरकार की तरफ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किया जाएगा। चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, सभी को किताबें दी जाएगी। तो आपका जो स है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। छाता पहाड़, तो छाता पहाड़ कहां पर स्थित है आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये कहां पर स्थित है बलौदाबाजार जिले में छाता पहाड़। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक तरफ पहाड़ियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। बैलाडीला की अगर मैं बात करूं तो ये दंतेवाड़ा जिले में है, मतलब कि आपका डी पहला हो जाएगा। उसके बाद देवगढ़, देवगढ़ की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है, सरगुजा। एक मिनट, देवगढ़ सरगुजा, अच्छा यहाँ पर ना कोरिया वोरिया ये सब दिया नहीं है, तो आपको सरगुजा ही लगाना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन भी ना वही जो ITI प्रचार है वहीं से लिया है मैंने। उस बाद दिया हुआ है उदयपुर, उदयपुर जो है रायगढ़ कोरबा, तो यहाँ पर कोरबा दिया हुआ है। उसके बाद अबुझमाड़, अबुझमाड़ सीधा आप जाइए नारायणपुर बी। उसके बाद मैकल, मैकल कहाँ आएगा, राजनांदगांव, क्योंकि जो मैकल पर्वत श्रेणी है राजनांदगांव, कवर्धा, उसके बाद आपका जो मुंगेली बिलासपुर तक फैला हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा सी, DEA BC, ये आपका आंसर हो जाएगा। DEA BC ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटा केबिन का संबंध किससे है। पोटा केबिन, तो देखो ये जो पोटा केबिन है ना ये नक्सल पीड़ित बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब कि जो नक्सल क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, जिनके स्कूलों को नक्सलवादी जो है जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए पढ़ने का कोई माध्यम नहीं होता है, तो ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो छात्र छात्राएं होते हैं उनकी शिक्षा बाधित न हो, इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पोटा केबिन नामक शैक्षणिक संस्था स्थापित की गई है। यहाँ पर छात्रों के रहने, खाने, पढ़ने लिखने सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। तो ये शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है और कई सारे बच्चे ना इंद्रावती टिक कर देते हैं, क्योंकि तीरथगढ़ जानते हैं वो बस्तर क्षेत्र में है, तो इंद्रावती बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है, ये गलत है। देखो इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट, और जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो है मुनगा बहार नदी में। और ये जो मुनगा बहार नदी है ये कहां पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है मुनगा बहार नदी। और ये जो मुनगा बहार नदी है ये कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी शबरी नदी की सहायक नदी है, और शबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके बीच से ही कांगेर नदी प्रवाहित होती है, इस कारण से उस राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और जो मुनगा बहार नदी है इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर जिला। और ये मिंगांचल नदी ना ये बीजापुर जिले में प्रवाहित होती है, इंद्रावती की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव अभ्यारण्य कब अस्तित्व में आया था। मैंने ना पीछे किसी वीडियो में कुछ जो अभ्यारण्य हैं उनकी स्थापना के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने भोरमदेव अभ्यारण्य को पता नहीं कैसे 2009 बता दिया था कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फ्लो में निकल गया शायद, ये असल में 2001 में बना था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वहाँ गलती से 2009 निकल गया था। तो भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि कबीरधाम जिले में है ये 2001 में बना था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? तो राज्यपाल के संदर्भ में तो राज्यपाल के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। पहला बोल रहा है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री थोड़े ना उसको सलाह देगा। दूसरा बोल रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। नहीं। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। नहीं। राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह राज्यपाल से संबंधित प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन तो लगभग पूछा ही जाता है, तो आप इसको देख ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत यदि समय से पहले भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर अगला चुनाव होना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर भीतर अगला चुनाव होना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे 6 महीने के अंदर जो है अगला चुनाव होना ही होना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है? तो यहाँ पर जो लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज हैं, लेकिन जो ग्रेनाइट है ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अभी कौन है मुख्यमंत्री? तो भूपेश बघेल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो हमारे यहाँ जो स्टील है, उसके बाद सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है, ये सब जो है कोर सेक्टर में शामिल है, लेकिन एल्यूमिनियम उद्योग ये कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो सन 2012 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का 12वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था ना, मतलब कब वर्षगांठ मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का? तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस समय क्या होता था, अपना जो राज्योत्सव का कार्यक्रम होता था ना, 7 दिनों का राज्योत्सव का कार्यक्रम होता है। तो ये इसी समय जो है सन 2012 में छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 2012 में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है रामायण सार संग्रह के रचनाकार कौन है? रामायण सार संग्रह, देखो पुस्तकों से ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो गंगाधर मिश्र जी हैं यही इस रामायण सार संग्रह के रचनाकार हैं, गंगाधर मिश्र। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो आल्हा कब गाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, इन तीनों ही ऋतुओं में गाया जाता है, मतलब कि कभी भी या उपरोक्त सभी। तो सभी मौसम में आल्हा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिंगो पाटा कौन गाते हैं? लिंगो पाटा, तो देखो लिंगो पाटा गाने वाली जो जनजाति है वो है आपके परधान। कौन गाते हैं लिंगो पाटा? परधान। ध्यान रखेंगे परधान जो है लिंगो पाटा गाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है? बांस बर्तन मतलब कि बांस की टोकरियां या फिर बांस की विभिन्न कलाकृतियां तो कौन नहीं बनाता है? देखो जो कमार हैं ये बनाते हैं, जो धनवार है ये भी बनाते हैं, जो कंडरा है ये भी बनाते हैं, लेकिन जो कंवर जनजाति के लोग हैं ना ये बांस से इस तरह की कोई चीज नहीं बनाते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें ना तो छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय लोग हैं जहाँ भी बांस मिलता है तो वो लोग बांस का उपयोग अवश्य करते ही करते हैं, मतलब कि अपना छुटपुट कामों के लिए। लेकिन जो विशेष अगर पूछा जाए तो कमार, धनवार और कंडारा ये लोग जो है बांस के बर्तन, टोकरी वगैरह बनाना काफ़ी काम करते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाती हैं? तो इसका जो आंसर मिला मुझे भादो माह, मतलब कि जिस महीने में पोला त्यौहार मनाया जाता है ना, भादो अमावस्या के दिन, तो उसी महीने ये लोग जो हैं कर्मा त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइवलीवुड कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अर्हता वांछित है? तो लाइवलीवुड कॉलेज, तो देखो इसका क्या मतलब होता है, जो लाइवलीवुड कॉलेज है ना यहाँ पर कोई मतलब डिग्री या फिर डिप्लोमा इस टाइप का कोई शिक्षा नहीं दिया जाता, यहाँ पर जीविकोपार्जन का गुर सिखाया जाता है। जो लाइवलीवुड है उसका मतलब ही होता है जीविकोपार्जन, तो यहाँ पर जीविकोपार्जन का गुर सिखाया जाता है। तो यहां पर एडमिशन के लिए किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता
नहीं है। अगर आपके पास, आप अनपढ़ हो, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी आप उस हिसाब से आप वहाँ पर कोई भी कोर्स कर सकते हो। मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो भाई वो कुछ तो सीख सकता है ना, राजमिस्त्री का काम सीख सकता है, यहाँ तक कि वो ऑटो चलाना सीख सकता है, छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम सीख सकता है। इसके अलावा अगर कोई 5वीं पास है, 8वीं पास है तो उस हिसाब से कोई काम सीख सकता है। अगर कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है तो वो जो है टाइपिंग जैसा काम भी सीख सकता है, कंप्यूटर सीख सकता है। मतलब कि वहाँ पर जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, या जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन है भी नहीं, जिसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, अंगूठा लगाता है, वो भी उस कॉलेज में भर्ती हो सकता है और कुछ भी सीख सकता है। तो यही क्या है, लाइवलीहुड कॉलेज। इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से की गई थी और ये जो है काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, क्योंकि जो भी अशिक्षित बेरोजगार जो लोग हैं ना, जो मतलब जिनको ये गम होता था कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको कौन क्या काम देगा, कौन क्या काम सिखाएगा, तो वो लोग भी जो है यहाँ पर काम सीख करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी योजना मुझे लगती है लाइवलीहुड कॉलेज। अभी तो लगभग हर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस कब किया जाता है, किस त्योहार में? तो देखो ये जो रहस है होली के समय किया जाता है। रहस कब करते हैं? होली के समय, मतलब कि फाल्गुन मास में, होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? सैला रीना नृत्य, तो जो सैला रीना नृत्य है ये किया जाता है गोंड के द्वारा, बैगा के द्वारा, प्रधान के द्वारा, मतलब कि उपरोक्त सभी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है, राउत नाच महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष बिलासपुर में किया जाता है, यह कब से किया जा रहा है? तो पहला चीज तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो राउत नाच महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। अब जो है प्रश्न कर रहा है कि यह कब से किया जा रहा है? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से ही तो नहीं, उस समय शुरू नहीं हुआ था। 1975 से 1978 से, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष से। तो ये 1978 से आयोजित हो रहा है प्रतिवर्ष बिलासपुर में। ये दिवाली के बाद शुरू होता है, एकादशी के दिन से, जो देवउठनी हम लोग मनाते हैं ना एकादशी के दिन, तो उसी दिन से ये शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? राजिम कुंभ मेला महाशिवरात्रि, देखिए महाशिवरात्रि को तो ये खत्म होता है, माघ पूर्णिमा को ये शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य रायगढ़ जिले का धातु मूर्ति कला जानी जाती है? मतलब कि ये जो क्वेश्चन है जैसा पूछा गया था मैंने वैसे लिया है, थोड़ा सा ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है। सीधे सीधे ये बोल रहा है कि रायगढ़ जिले का धातु मूर्ति कला किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो जो मलार है ये तो अपने सरगुजा जिले का है। मलार कहाँ का है? सरगुजा जिले का। घड़वा ये बस्तर जिले का है और कसेर ये भी सरगुजा जिले का है। और ये जो झारा है ये रायगढ़ जिले से संबंधित है। ये सभी ना मतलब जो धातु कला है उससे संबंधित है, धातु मूर्ति कला। तो झारा जाति भी है, तो ये लोग जो है धातु मूर्ति कला जो कि रायगढ़ क्षेत्र में संबंधित है। बाकी मलार और जो कसेर है, इसके अलावा एक और याद रखेंगे, भरेवा, मलार, कसेर और भरेवा, ये तीनों कहाँ से संबंधित हैं? सरगुजा से। और जो घड़वा है वो बस्तर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बाकी भी पूछा जा सकता है। और झारा रायगढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिले में। विशेष अगर पूछा जाए तो मैन पार्ट, सरगुजा जिले के मैन पार्ट में स्थित है टाइगर पॉइंट। ये एक ना जलप्रपात है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टाइगर पानी पीने को आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ था? तो 1930 में राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे, क्योंकि देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ तो नमक मिलता नहीं है, तो लोग नमक कानून का उल्लंघन कैसे करेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतर लोग क्या हैं? जनजातीय लोग हैं, जंगलों में निवास करते हैं। तो इन्होंने क्या किया
कि उस समय ना जो जंगल था उस पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था, और कोई भी व्यक्ति जंगल में अगर प्रवेश करता है, चलो ठीक है प्रवेश करना कोई वो नहीं था, लेकिन वहां से अगर वो लकड़ी वकड़ी बीनता है, पत्ते वत्ते तोड़ता है या पेड़ वेड़ काटता है तो वो जो है मनाही था। तो इस कानून का यहाँ के लोगों ने उल्लंघन किया, जंगल कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो बहुत सारे स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो आपको बताना है किस स्थान पर नहीं हुआ था, नहीं पूछ रहा है ना। तो देखो जो तमोरा है यहां पर तो हुआ था, तमोरा में हुआ था, रुद्री नवागांव में भी हुआ था, गट्टा सिल्ली में भी हुआ था, प्लस सिहावा में भी हुआ था। लेकिन जो सिहावा में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं था। ये जो जंगल सत्याग्रह है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने के 8 वर्ष पहले ही हो चुका था, मतलब कि 1922 में। जो सिहावा जंगल सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1922 में, और इसको छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह आंदोलन बोला जाता है। तो ये आपका जो है 1930 से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको चीजों को समझ करके आंसर करना होगा। बाकी तीनों जो है ना 1930 में ही हुआ था, अलग अलग टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थल राजनांदगांव जिले में स्थित नहीं है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला दिया हुआ है डोंगरगढ़, ये तो राजनांदगांव जिले में है, मां बमलेश्वरी का मंदिर है यहाँ पर। अंबागढ़, इसमें अंबा देवी का मंदिर है, ये भी जो राजनांदगांव है वहीं स्थित है। खैरागढ़ जहाँ पर मुस्का पिपरिया और आभनेर नदियों का संगम है, और यहीं पर संगीत विश्वविद्यालय भी स्थापित है। तो ये भी राजनांदगांव जिले में है। लेकिन जो चैतुरगढ़ है ये कहाँ पर है? कोरबा जिले में है, जो कि एक हिल स्टेशन है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है? तो देखो यहां दिया है सरपंच, माफी चाहूंगा, सरपंच का निर्वाचन जनता द्वारा डायरेक्ट होता है। आप लोग वोट देते हैं ना सरपंच के लिए। पंच, इसका चुनाव भी डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जो है जनता पंच का चुनाव करती है। तीसरा दिया हुआ है महापौर। तो महापौर का जो निर्वाचन है अभी कुछ समय तक तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता था, लेकिन अभी जो आखिरी जो चुनाव हुए उसमें जो है परिस्थितियां बदल गई और अब जो है महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। तो यहां आपका आंसर होगा महापौर। मैंने ना पिछले किसी वीडियो में शायद महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा बता दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो जो महापौर है इसका जो चुनाव है ना अब जनता द्वारा नहीं होता है, जो पार्षद जनता चुन करके भेजेंगे तो उन्हीं पार्षदों में से किसी एक को महापौर चुना जाता है अब। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो सरपंच है, पंच है, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है, इनका चुनाव पहले के समान ही जनता द्वारा हो रहा है। लेकिन जो महापौर है इसका चयन जो पार्षद होंगे जो कि जनता द्वारा चुन करके आएंगे उनमें से किसी एक को महापौर बनाया जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, महापौर के लिए अलग से चुनाव होता था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास की मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर किसने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की थी? तो महात्मा गांधी जी वो सन 1933 में दोबारा छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आते हैं, और इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? हरिजन उद्धार। और इस यात्रा में उनसे प्रभावित होकर के हमारे छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यह रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, अगर हम इनकी बात करें तो इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अछूतोद्धार कार्यक्रम से ये जुड़े हुए थे और महात्मा गांधी जी ने इनको अछूतोद्धार के क्षेत्र में अपना गुरु तक कह दिया था। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के कारण ही महात्मा गांधी जी का सन 1920 में छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, और कंडेल नहर सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के पहुंचने से पहले ही सफलता मिल जाती है। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने ऐसी किसी पुस्तक की रचना नहीं की है। राम नरेश तिवारी ये भी नहीं है, और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी से थे, ये भी नहीं है। हालांकि इनका भी जो धमतरी में जो भी आंदोलन होता था उसमें काफी योगदान होता था। बच गए रामदयाल तिवारी, इन्होंने ही गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो रामदयाल तिवारी ये जो है गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनके लिए
गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट नामक आकृतियां किस गुफा में देखने को मिलती है। देखो, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ये किस तरह की आकृति होती है, ये दोनों तो ये ना जो चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर की जो चट्टानें होंगी उससे जो गुफा बनी हुई होंगी वहां पर ये देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। जो चूना पत्थर, जो चूना है जब वो रिसने लगता है ना, छत से ऐसा रिसने लगता है, टपकने लगता है, मतलब मान लो ये गुफा का छत है और ये जो है नीचे वाला फर्श है, तो यहाँ पर से जो चूना का जो पत्थर होगा ऐसा आड़ा टेढ़ा, वो तो सपाट तो होता नहीं है गुफा में, तो चूना पत्थर जो है ऐसा लगातार टपकेगा टपकेगा। यहाँ मैं बना देता हूँ खाली जगह में, तो ये मान लो ऊपर छत है, तो जो चूना पत्थर है ऐसे टपकेगा, चूना नीचे टपकेगा और उसके टपकने से जो है वो नीचे इकट्ठा होगा, कहीं बहेगा तो नहीं, और धीरे धीरे सूख सूख करके ना वही जमता चला जाएगा। अब ये जो है निरंतर वहाँ टपकते रहेगा, तो इसका जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ऐसे, और एक समय ऐसा आता है कि ये इसको टच भी कर जाता है। वही कुछ जो है इस टाइप से होगा ऐसे, वो मतलब नीचे नहीं गिरेगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा लटकते रहेगा, ऐसा लटकते रहेगा, नीचे भी थोड़ा सा रहेगा, मतलब जमीन को वो नहीं छुएगा। तो इस टाइप की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी कुछ गुफाओं में, ये चूना पत्थर के कारण होता है। और जो ऐसा छत से लटकते रहेंगे ना, जो आकृति ऐसे छत से लटकते रहेंगे उनको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट, और जो छत से मतलब नीचे टपक के ऐसा खड़े रहेगा और ऊपर छत तक भी पहुंचते रहेगा तो उसको स्टेलेगमाइट कहा जाता है। तो इस तरह की जो आकृतियां हैं ये आपको कुटुमसर की गुफाओं में देखने को मिलेगा। कुटुमसर की गुफा कहां पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बस्तर जिले में। मतलब कि बस्तर जिले के कुटुमसर की गुफाओं में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जैसे आकृतियां देखने को मिलता है। और ये जो गुफा है कुटुमसर की गुफा, इसकी खोज किसने की थी, प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने इसकी खोज की थी। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है, गुरु घासीदास ये ना राऊ राष्ट्रीय उद्यान है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये बिल्कुल सही है। 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। दूसरा बोल रहा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में, और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 1278 वर्ग किलोमीटर है। उस वक्त तीसरा बोल रहा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका जो आकार है ना 200 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर आपका 1 2 3 सही होगा। 1 2 3 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा सैनिकों के मनोरंजन हेतु कौन सा लोक नृत्य प्रचलित था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने लंबे समय तक शासन किया, तो जो मराठा सैनिक थे उनके मनोरंजन के लिए कुछ नाच गाना का आयोजन होता था। तो कौन सा वो है, तो नाचा। नाचा जो है मराठा सैनिकों के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया था, और वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति का अंग बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस ये पर्यटन स्थल है, माफी चाहूंगा हो गया, अ के नीचे ट होता है ना, तो मराठा सैनिकों के मनोरंजन हेतु माफी चाहूंगा यार, ये बार बार हो जाता है। मराठा सैनिकों के मनोरंजन हेतु कौन सा लोक नृत्य, अरे बार फिर से वही क्वेश्चन पड़ेगा, सॉरी। इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। तो जो भोरम देव है ना, कवर्धा का जो भोरम देव का मंदिर है, इसकी तुलना किससे की जाती है, खजुराहो। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है उससे भोरम देव मंदिर की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। तो सूबा व्यवस्था किसने शुरू किया था, ब्युंकोजी भोसले ने। तो जो पहले सूबेदार थे वो थे महिपतराव दिनकर। कौन थे, महिपतराव दिनकर, ये पहले सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ASI द्वारा किस शहर में नृजातीय संग्रहालय संचालित है। ASI इसका जो पूरा नाम है ASI का, वो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, माफी चाहूंगा मैं अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा किस शहर में नृजातीय संग्रहालय मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिकल
म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पर संचालित है? रायपुर में, दुर्ग में, बस्तर में कि बिलासपुर में? ये बस्तर में संचालित है। बस्तर का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहां पर एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संभाग में जिलों, माफी चाहूंगा ये लीलों हो गया है, तो किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो आपको बताना है कि किन संभागों में जिलों की संख्या 5 है। तो देखो रायपुर 5 है जिलों की संख्या रायपुर संभाग में, बस्तर संभाग में 7 है, दुर्ग संभाग में 5 है, बिलासपुर में कितने हैं? 6 हो गए। अब पहले 5 थे, अब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के साथ 6 हो गया, और सरगुजा में 5 है। तो आपका रायपुर, दुर्ग और सरगुजा मतलब कि 1, 3, 5 में 5-5 संभाग हैं। बाकी बिलासपुर में 6, बस्तर में 7, 1, 3, 5 ये आपका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी, तो ये जो है इसको भाटा बोला जाता है। लेटेराइट मिट्टी को क्या बोला जाता है? भाटा। वही जो लाल पीली मिट्टी है उसको मटासी, काली मिट्टी को कन्हार, और लाल पीली और काली मिट्टी इन दोनों के मिश्रण को बोला जाता है डोरसा। और भाटा किसको बोलेंगे? भाटा लेटेराइट मिट्टी को भाटा बोला जाएगा। लेटेराइट मिट्टी को वही भाटा, भाटा भाटा बोला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अम की बिंदु लग जाएगा तो वो बैंगन हो जाएगा। भाटा मतलब कि बैंगन को जो है भाटा बोला जाता है, और ये है भाटा। आखिरी क्वेश्चन है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो बस्तर दिया है, बालोद दिया है, दंतेवाड़ा दिया है, सूरजपुर दिया है। अब दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वो दंतेवाड़ा में है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि दंतेश्वरी शक्कर कारखाना दंतेवाड़ा या फिर बस्तर में है। कहाँ पर है? तो बालोद जिले में। बालोद जिले में है दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और बालोद जिले में भी कहाँ पर? तो करका भाटा करके एक स्थान है बालोद में, वहां पर ये शक्कर कारखाना स्थापित है। वहीं सूरजपुर, सूरजपुर में जो है आपका माँ महामाया शक्कर कारखाना है। सूरजपुर में माँ महामाया शक्कर कारखाना। देखो जो माँ महामाया मंदिर है वो रतनपुर में है, लेकिन माँ महामाया शक्कर कारखाना कहाँ पर है? सूरजपुर। सूरजपुर के केरता नामक स्थान पर। वहीं कबीर धाम में है भोरमदेव शक्कर कारखाना, कबीर धाम के रामहेपुर नामक गांव में। कबीर धाम में ही एक और शक्कर कारखाना स्थापित हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जो कि विशेषरा गांव पंडरिया कबीर धाम में स्थित है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, मेरे द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किया गया है उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी संशय लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।